अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपकी जो थर्ड चैप्टर यानी 3 चैप्टर्स आपके हो चुके थे। चौथे चैप्टर में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं उनके बारे में कि वो क्या क्या होते हैं और उनकी वजह से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि थर्ड चैप्टर की जो की पॉइंट्स हैं इनको एक बार रिवाइज करवा दें, तो चलें ये की पॉइंट्स जल्दी से देख के फिर हम आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं जो हमारा ह्यूमन इफ़ेक्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट के ऊपर हो रहे हैं। तो ठीक है, तो की पॉइंट्स में सबसे पहले देख लें। तो पहला पॉइंट जो है कि टेक्नोलॉजी विच इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि इंसानों की जो फलाह के लिए डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट तरीकों से यूज़ करना, ये कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। फिर आगे special parts of the DNA having information to make for making specific proteins are called gene। जी हम पिछले चैप्टर में जीन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जीन लोकेटेड होती है क्रोमोसोम के ऊपर या डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, यानी डीएनए मेनली होता है जीन्स। तो द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स कॉपी इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा कि डीएनए पहले अपने आप को जिप की तरह पहले अपने आप को अनबाइंड करता है, फिर जिप की तरह खोलता है और फिर हर स्ट्रैंड के साथ न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाते हैं और दो नए स्ट्रैंड बनते हैं जिनमें एक पेरेंट का स्ट्रैंड होता है और एक उसके साथ न्यू स्ट्रैंड होता है, फिर एक पेरेंट का एक न्यू स्ट्रैंड। इस तरह दो डॉटर टाइप डीएनए की बन जाती हैं। और द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स टू चेंज ऑफ जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो चेंज इन जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ये कहलाती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन में कि हम इन्वॉल्व करते हैं रिमूवल, एडिशन या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स को। ठीक है, तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम रिमूवल करते हैं, एडिशन करते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं जीन को। आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ biotechnological technique by which particular gene is cut and transferred from one type of organism to another type of organism such as bacterium। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक है जिसमें हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स जीन को निकालते हैं, उस जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हैं और जो ज़्यादातर हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं उसके प्लाज्मिड को उसमें डालकर उसको दोबारा उस बैक्टीरिया में डाल देते हैं प्लाज्मिड को, जिससे वो प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया जो है जब डिवाइड करता है अपने आप को तो साथ ही वो जीन भी डिवाइड होती है और जब बैक्टीरिया अपनी प्रोटीन बनाएगा तो वो प्रोटीन भी बनेगी जो उस जीन के जरिए बनी है। ठीक है, next the attached gene of a desired protein and the plasmid DNA are collectively called recombinant DNA। यानी प्लाज्मिड का डीएनए और जीन का डीएनए जो जीन डिजायर्ड प्रोटीन बनाती है इनको मिलाकर हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए इसको कहते हैं जीन प्लस प्लाज्मिड डीएनए। आगे द बैक्टीरियम विच टेक इन रिकम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम या जीएम बैक्टीरियम कहते हैं। जिस डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए जो बैक्टीरियम रखता है उसको हम जीएम बैक्टीरियम कहते हैं। नेक्स्ट, bacteria which are genetically modified with the human insulin gene produce human insulin। जो बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड किए जाते हैं जिनके अंदर ह्यूमन इंसुलिन जीन होती है वो क्या बनाते हैं ह्यूमन की इंसुलिन, जो इंसुलिन फिर आगे ब्लड में डालकर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में यूज होती है। और नाउ डेज वैक्सीन्स produced by genetic engineering are used against the disease like hepatitis B, foot and mouth disease यानी वायरल डिजीज ऑफ कैटल, गॉट और शीप एंड मैनी अदर डिजीज। यानी आजकल वैक्सीन को हम यूज़ कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो वैक्सीन बना रहे हैं उसको हम हेपेटाइटिस बी, माउथ या फुट की डिजीज़ जो होती हैं बछड़ों, गाय, भैंसों में उनके लिए उनके इलाज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और कई दूसरी डिजीज़ के लिए। Biotechnology has played a revolutionary role in improving our agriculture and livestock। एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा कह लें इनकलाबी किरदार बायोटेक्नोलॉजी ने अदा किया है। एग्रीकल्चर में ऐसी फसलें बना दी हैं जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड और बाकी जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनसे फ्री हैं और ज़्यादा पॉइजनस नहीं है। और लाइफ स्टॉक्स ऐसे यानी ऐसे जानदार पैदा कर दिए हैं जो ज़्यादातर दूध और गोश्त देते हैं जिस जो हमें चाहिए हमारी बॉडी के ग्रो के लिए, तो ग्रोथ के लिए। तो प्रोडक्शन ऑफ हाई क्रॉप यील्ड्स, मिल्क, वीट आर द रिजल्ट ऑफ यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम हासिल करते हैं। ठीक है,
बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो यूज्ड इन रिजॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पोल्यूशन हो गई, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो गया, सीवेज वाटर हो गया, इन सारों को कंट्रोल करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलें ये एक ओवरव्यू था आपके पिछले चैप्टर के की पॉइंट्स का। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले हिस्से पे। तो जो आपके चैप्टर है इसका अगला पॉइंट जो आज हमने डील करना है वो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। चौथे चैप्टर का आपका दूसरा टॉपिक है मेन। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो ह्यूमन कर रहा है और उसकी वजह से एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इंसान जो है फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, कह लें फ्यूल को बर्न कर रहे हैं अपनी गाड़ियों व्हीकल्स को चलाने के लिए, एरोसोल्स बना रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं, पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, या फिर डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं यानी जंगलात का कटाव कर रहे हैं, इससे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, मुतासिर हो रहा है, ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के। ठीक है, और वी विल डिस्कस हियर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। जो एडवर्स यानी जो बहुत ज़्यादा शदीद असरात हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के एनवायरनमेंट पे, उनको हम डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि गांव वगैरह के अंदर कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके बाहर की तरफ गर्माइश पैदा करने के लिए प्लास्टिक का एक कह लें खौल सा चढ़ा दिया जाता है, प्लास्टिक रैप कर दिया जाता है, जिससे सूरज की शुआएं जो अंदर आती हैं वो बाहर नहीं जा सकती। जो शुआएं सूरज की आ रही होती हैं उस पौधे के ऊपर गिर रही होती हैं, वो जब टकरा कर ज़मीन से वापस जाने लगती हैं बाहर की तरफ, तो वो जो आपने प्लास्टिक बैग लगाया होता है उससे टकरा कर वापस दोबारा नीचे ज़मीन की तरफ आ जाती हैं। तो ये जो इफेक्ट है इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस का इफेक्ट। इस इफेक्ट के ज़रिए किसी भी कह लें हिस्से का टेम्परेचर या किसी जगह का टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए बढ़ाया जा सकता है अगर सूरज की शुआएं कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ जो है इसको थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई करके अर्थ के लिहाज से बताया है कि व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन अर्थ, जो सनलाइट होती है वो जब अर्थ के ऊपर फॉल करती है या ज़मीन के ऊपर गिरती है, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ, इसका कुछ हिस्सा जो है वो अर्थ अब्सॉर्ब करती है एंड इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एंड अ पार्ट ऑफ दिस हीट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ बैक टू द एटमॉस्फेयर। ये जो हीट एनर्जी है इसका कुछ हिस्सा बैक जो है एटमॉस्फेयर की तरफ, अर्थ जो है वो बैक करती है एटमॉस्फेयर की तरफ। लेकिन सम गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, ये ट्रैप कर लेती हैं इस लाइट को अपने अंदर, यानी ज़मीन से निकलने वाली उस लाइट को क्या करती हैं अपने अंदर ही रहने देती हैं, ये जाने नहीं देती। तो ट्रैप अ पार्ट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ काजिंग इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये जो इंक्रीज है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अंदर, इस इंक्रीज को हम कहते हैं, ये जो गैसेस हैं इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और इस इंक्रीज इन टेम्परेचर के फिनोमेना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस ये हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा मीथेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स हैं जो ट्रैप कर लेती हैं हीट को और ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये देखिए ज़रा, ये नीचे अब आपको डायग्राम में बड़े वाज़ेह तरीके से दिखाया गया है कि ये आपके पास ये सूरज से रेज आ रही हैं। ये जो रेज आ रही हैं ये कह लें जैसे ज़मीन पर टकराती हैं, तो टकराने के बाद कुछ हिस्सा ज़मीन जज़ब कर लेती है, यानी अब्जॉर्ब हो जाता है ज़मीन में। बाकी कुछ हिस्सा यहाँ से बाहर की तरफ जब जाने लगता है तो ये बाहर गैसेस की लेयर इसको वापस ज़मीन की तरफ भेज देती हैं, और यही फिनोमेना चलता रहता है, और ये हीट जो है ग्रीन हाउस की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होती रहती है, जिससे ट्रैप होती है हीट, और वार्म यानी गर्मी जो है वो बढ़ रही होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से नेक्स्ट वाला इफेक्ट तो लिखा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गई, ये देखिए वो प्लास्टिक कह लें
प्लास्टिक ट्यूब्स बनाए गए हैं जिनके अंदर ग्रीन हाउस बनाया गया। तो ग्रीन हाउस इज अ बिग रूम मेड अप ऑफ ग्लास पैनल्स और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट। ये ग्लास के पैनल्स का या ट्रांसपेरेंट शीट का बना हुआ एक कह लें कमरा होता है जिसके अंदर पौधों को रखा जाता है। इट प्रोवाइड्स वार्म एनवायरनमेंट टू द प्लांट्स। ये प्लांट्स को एक गर्म एनवायरनमेंट देते हैं, गर्म माहौल देते हैं। एंड वेजिटेशन ग्रोज इनसाइड इट सो दे दैट दे कैन ग्रो वेल ड्यूरिंग विंटर। यानी विंटर के दौरान ये बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें, इसके लिए इनको ये एनवायरनमेंट दिया जाता है। ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शील्ड यानी ऐसी शीट्स जिनमें से लाइट गुजर सकती है लेकिन वापस नहीं जा सकती। यूज इन ग्रीन हाउस अलाउ द सन हीट टू एंटर द ग्रीन हाउस एंड ट्रैप द हीट व्हिच इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द अर्थ। यानी ये सन की हीट को अंदर एंटर करने के बाद उसको बाहर जाने से यानी रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद निकलने से जो है वो रोकते हैं। तो ये ट्रैप कर लेते हैं इस हीट को, ठीक है। तो इस हीट को ये क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और इस ट्रैप करने के बाद ये जो यहाँ पर ये पूरा फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये ट्रैपिंग जो है ये ट्रैप होता है। और द हीट ट्रैप्ड बाय द वॉल्स एट द रूफ ऑफ द ग्रीन हाउस कीप द इनसाइड एनवायरनमेंट वार्म। यानी ये अंदर के एनवायरनमेंट को जो इस कमरे के अंदर का एनवायरनमेंट है उसको गर्म रखते हैं बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या होती है कि आपकी जो अर्थ के गिर्द तय है ओजोन की अबाउट 25 टू 30 किलोमीटर अबव, ये जो 25 टू 30 किलोमीटर अबव लेयर है ओजोन की यानी O3 की, इस लेयर की वजह से जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, ऐसी रेज जो आपकी आंखों को, आपकी स्किन को खराब कर सकती हैं, कैंसर काज कर सकती हैं। ओजोन की लेयर इन जो रेज हैं अल्ट्रावायलेट रेज, इनको आने से जमीन की तरफ रोकती है। यानी अर्थ जो है स्टॉप करती है अल्ट्रावायलेट रेज को कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ। किसके जरिए? O3 के जरिए यानी ओजोन के जरिए। तो ओजोन की लेयर जो है वो ये काम करती है कि वो अर्थ की तरफ आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। इन दिस वे दी लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन सेफ। इस तरीके से जो लिविंग थिंग है अर्थ के ऊपर वो सेफ रहती है क्योंकि उनके ऊपर ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये सूरज की तरफ से आ रही हैं, ये नहीं पड़ती, ठीक है। तो इनका इफेक्ट जो है वो कम से कम होता है, तो इस वजह से ये सेफ रहती है, ठीक है। तो ये आपको नीचे डायग्राम दिखाई गई है कि ये तो अभी ओजोन के कह लें इंपॉर्टेंस अभी बताई गई है। लेकिन अगर यहाँ पर होल हो जाए, जैसे यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया गया होल इन ओजोन लेयर, तो ये अगर होल हो जाए तो फिर क्या होगा, ये रेज जमीन पर आएंगी। जब ये जमीन पर आएंगी तो फिर क्या करेंगी, ये कैंसर और आई डिजीजेस काज करेंगी, ठीक है। तो ये जो होल है ये होता कैसे है, यानी इसके डिप्लीशन की रीजन क्या है, तो वो लिखा हुआ है कि जितने भी एरोसोल्स होते हैं, स्प्रेज होते हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, या ये एसी वगैरह होते हैं, इनके अंदर से CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रही होती हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब जाती हैं हवा में, यानी हवा में 25 टू 30 किलोमीटर ऊपर जाती हैं, तो वहां पर ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है यानी उसको खत्म करती हैं। जब ये ओजोन लेयर खत्म होती है तो यहाँ पर ये जो कह लें आपको सुराख नजर आ रहे हैं, होल्स नजर आ रहे हैं, ये क्रिएट होते हैं। ये होल्स जो है ये फिर अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन की तरफ आने का रास्ता देते हैं। जब ये जमीन की तरफ आते हैं तो इससे क्या होता है, ये जमीन पर कैंसर और आईवी की जो डिजीजेज हैं वो काज करते हैं। तो नीचे लिखा होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स which are used in air conditioner, refrigerators, spray cans, etc. ये इनके अंदर जो है लीकेज ऑफ एयर एंड दीज अप्लायंसेस, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो अप्लायंसेस से निकलने वाली ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये अप्लायंसेस यानी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे कैन वगैरह, ये काज करती हैं ओजोन की डिप्लीशन। लिखा है ऑन रीचिंग दी ओजोन लेयर, जैसे ये 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में पहुंचती हैं आपकी जमीन की सरफेस से ऊपर, तो फिर क्या होता है कि रिएक्ट करती हैं ओजोन के साथ। तो ये क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, दे रिएक्ट विद ओजोन एंड काजिंग थिनिंग ऑफ दिस लेयर। इस लेयर को थिन यानी इसको क्या करती हैं, बारीक करना शुरू करती हैं। हेंस द ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड। इस तरह ओजोन की जो लेयर है वो क्या होना शुरू हो जाती है, डिप्लीट यानी उसको
कह लें कम होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ओजोन की डिप्लीशन। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन का ये फिनोमेना जो है, ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा कह लें असरअंदाज होता है उन इलाकों में जहाँ पर एसीज वगैरह या रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और ये जैसे एंटार्क्टिक वाले एरिया के अंदर बहुत बड़ा होल बन चुका है, जिस होल से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ज़मीन की तरफ आ रही हैं, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकने के लिए जो ओजोन लेयर है वो कम से कम होती जा रही है। अब उस ओजोन लेयर की डिप्लीशन को रोकने के लिए ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बनने के अमल को रोकना पड़ेगा। तो ऐसे ही कंडीशनर या एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर या स्प्रे कैन्स बनाए जा रहे हैं जिनमें ओजोन डिप्लीशन करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की तादाद कम से कम हो। लिखा है थ्रू दी थिन ओजोन लेयर ultraviolet rays of the sun pass and reach to the earth where they affect the life by causing serious diseases like skin cancer, eye problem. स्किन कैंसर या आई प्रॉब्लम जैसी डिजीज काज करती हैं ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब ये पास होती हैं सन से होती हुई अर्थ की तरफ आती हैं, तो ठीक है। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इंक्रीज करती हैं अर्थ का टेम्परेचर भी, और आई और स्किन डिजीज भी काज करती हैं। ठीक है, तो ये फिनोमेना जो है ये कहलाता है ओजोन डिप्लीशन का, जिसमें ओजोन की लेयर कम होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेड ज़मीन की तरफ आती हैं, और ज़मीन की तरफ आने के साथ साथ ज़मीन के ऊपर स्किन और आई की डिजीज काज करती हैं। ठीक है, आगे ये तीसरा जो है पॉइंट ग्लोबल वार्मिंग, ये असल में ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है। बस फ़र्क ये है कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप एक कमरे की बजाय मुकम्मल अर्थ के ऊपर आप अप्लाई करते हो तो हम उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो लिखा हुआ है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज द बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल का जो बर्न होना है एक्सेट्रा, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। बर्निंग ऑफ फ्यूल से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेज है उनकी तादाद क्या हो रही है एनवायरनमेंट में, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। दिस स्पीड अप द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को स्पीड अप करते हैं नहीं है। ठीक है, तो वो